Hello students, welcome to my channel and today the topic we are going to start is employee stock option plan that is ESOP. So ये टॉपिक जो है अगेन आपका तीनों में कवर हो सकता है। आप चाहे सीए के स्टूडेंट हो, सीएस के स्टूडेंट हो या सीएमए के स्टूडेंट हो। ये एक बेसिक टर्म है जिसके बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगी, इसका पर्पस, उसकी कंडीशंस, उसका प्रोसेस और ठीक है। और आपको इसके जो नोट्स हैं वो आपको लिंक में मिल जाएंगे। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो अभी आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे और मेरी बात सुनेंगे। ओके, सो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान से आपको क्या समझ में आता है, मतलब इंस्टेंटली आपको क्या समझ में आता है कि ये एम्प्लॉयज़ के लिए है, ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक, स्टॉक को एक तरीके से हम क्या कहते हैं, शेयर्स। और जब बहुत सारे शेयर्स एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टॉक। ऑप्शन मतलब ये आपके पास ऑप्शन है, कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, ये आपका ऑप्शन है, तो आप अवेल कर भी सकते हो और आप अवेल नहीं भी कर सकते हो। इसको हम प्लान भी कहते हैं और इसको हम स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसोप है वो हमने बोला कि एम्प्लॉयज़ के लिए है, बट क्या एम्प्लॉयज़ के साथ किसी और के लिए भी है? यस, दिस ऑप्शन गिवन टू डायरेक्टर्स, ऑफिसर और एम्प्लॉयज़। और एम्प्लॉयज़ मतलब वो ऑफिसर भी हो सकते हैं ना। एम्प्लॉय द पर्सन इज हु इज वर्किंग इन द कंपनी, ओके। लेकिन वो ऑफिसर पोस्ट पे भी हो सकता है। सो इसके साथ बेसिकली ये डायरेक्टर्स और मतलब डायरेक्टर को भी दे सकते हो आप, एम्प्लॉयज़ को तो आप दोगे दोगे क्योंकि वो वर्ड में है, और ऑफिसर्स, ठीक है। ये तो आपकी हो गई दो कैटेगरी, बट साथ में अगर आपकी कंपनी मतलब ये और है, इसको दोगे या इसको दोगे, एंड नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि इसको भी दोगे इसको भी दोगे, ये और है, या तो आप इसको दे सकते हो या इसको दे सकते हो, इसको दे सकते हो। दीज आर द कैटेगरीज एंड इट्स सब्सिडरी। आप सब्सिडरी और होल्डिंग, एक कंपनी है उसकी सब्सिडरी में भी दे सकते हो, उसकी होल्डिंग में भी दे सकते हो, ठीक है। अब ये इसोप हम बोल रहे हैं स्टॉक। स्टॉक से हमें क्या समझ में आता है कि शेयर्स। अब शेयर से रिलेटेड अगर आपके कुछ राइट्स हैं, ठीक है, राइट टू परचेज, राइट टू सब्सक्राइब एट द फ्यूचर डेट। ये फ्यूचर डेट पे होता है, लेकिन जो इसकी प्राइस होती है वो प्री डिटरमाइंड होती है, ठीक है। अब आप अभी आपको समझ में आएगा कि मैं फ्यूचर डेट क्यों कह रही हूँ और प्री डिटरमाइंड प्राइस क्यों कह रही हूँ, वो आगे आपको समझ में आएगा। तो अभी तक हमने क्या समझा कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है, एक एम्प्लॉयज़ के लिए है, उसके डायरेक्टर्स भी आ सकते हैं, चाहे वो अपनी कंपनी के लिए हो, चाहे वो सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी के लिए हो, ठीक है। सेकंड जो सेक्शन है वो आपका 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, 62 सेक्शन क्लॉज 1, सॉरी 62 सेक्शन 62 क्लॉज, सॉरी सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, ठीक है। कैसे बोलते हैं, सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में इसोप की कंडीशंस और सब कुछ उसका लीगैलिटीज गिवन है। अब हम ये करते क्यों हैं, जब हम शेयर्स दे रहे हैं, नॉर्मली शेयर्स दे रहे हैं, तो हम इसोप क्यों लाते हैं? इसका पर्पस है इसोप का। एक कंपनी है, मैं हर एक अपने लेक्चर में एक कंपनी लेती हूँ, एक्स वाई जी, ठीक है। तो हम यहाँ भी उसी को लेंगे। एक्स वाई जी कंपनी है, वो इसोप ला रही है, ठीक है। सबसे पहले वो क्या देखेगी, इस सोप को क्यों लाना चाहेगी। आप कोई भी काम करने से पहले अपनी ज़िंदगी में भी एक पर्पस ढूंढते हो, तो हमें जो भी हम ये कंडीशंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, उसके पीछे एक पर्पस होता है। और यही सिर्फ एक लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जब आप लॉ पढ़ते हो, उसको इंटरप्रेट करते हो, तो यू शुड नो द पर्पस बिहाइंड। सो सबसे पहले टू रिटेन एम्प्लॉयज़, अगर मैं एम्प्लॉयज़ को कुछ दूंगी, इन फेवर ऑफ और समथिंग, तो एम्प्लॉयज़ क्या है, रिटेन करेंगे कंपनी में। तो उनको इसोप इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो रिटेन करें, इससे ल्योर हो और वो रिटेन हो। सेकंड, मोटिवेट ऑफ एम्प्लॉयज़, वो काम अच्छा करेंगे, मतलब ये एज सच है नहीं, बट स्टिल उनको मोटिवेट करने के लिए। और एट द एंड क्या होगा, टू रिसीव द मनी। जब आप शेयर्स देते हो, आपको इन रिटर्न क्या मिलता है, मतलब इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली, जो वो लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे।
सो ये आपका पूरा पर्पस होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसोप क्या होता है और उसका पर्पस क्या होता है। अब हम इसोप में बार बार ये कह रहे हैं कि इसोप ये एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, बट एम्प्लॉयज़ होते कौन है? तो ये 4 कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया गया है। फर्स्ट, परमानेंट एम्प्लॉय। ऑब्वियसली एक्स वाई जी कंपनी में जो परमानेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो आउटसाइड हो, तो चाहे वो इंडिया में हो चाहे आउटसाइड हो, परमानेंट एम्प्लॉय है, उसका मतलब एम्प्लॉय है। ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ है, ठीक है। सेकंड, अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वेदर वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर। और अब हमने डायरेक्टर की बात करी, वो एम्प्लॉय भी तो है ना, क्योंकि ही इज वर्किंग इन दैट कंपनी, तो वो एम्प्लॉय हुआ। एम्प्लॉयड से मतलब है कि वो इंगेज्ड है उसमें, ठीक है। डायरेक्टर है। अब डायरेक्टर, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो चाहे वो पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का आपको पता है, उसका पूरा सिनेरियो अलग होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो उसकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो उसकी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर होता है, एज पर सेक्शन 149 के हिसाब से, सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो सब डिफाइंड होता है। तो उसको हम कभी भी नॉर्मल कोर्स ऑफ डायरेक्टरशिप में नहीं इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई, समझ में आ जाएगा, एम्प्लॉयज़ एंड डायरेक्टर्स। थर्ड, ये थोड़ा सा ना यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऊपर नीचे हैं, तो पहले आप डी रेफर करोगे। एन एम्प्लॉय इज डिफाइंड इन क्लॉज ए एंड बी, ये क्लॉज ए एंड बी में डिफाइंड है, ऑफ अ सब्सिडरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, बट डज नॉट इंक्लूड व्हाट दिस। अब एनी एम्प्लॉय हु इज अ प्रमोटर और अ पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रमोटर ग्रुप। तो हमने एक तरीके से कि जो पूरी सिचुएशन है उसमें हमने एम्प्लॉयज में डायरेक्टर लिया, ऑफिसर लिया, बट एक्सक्लूड क्या किया, ये प्लस किया, ये माइनस किया, ऐसे याद रहेगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माइनस किया और प्रमोटर किया, ठीक है। और प्रमोटर ने उसमें क्या बोला, या तो वो कंपनी का प्रमोटर हो या वो सब्सिडरी का हो चाहे वो होल्डिंग का हो। हम किसी भी क्लास के प्रमोटर्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। फिर लास्टली, अ डायरेक्टर हु इज ईदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव और थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, हम इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। सो व्हाट वी विल इंक्लूड, जस्ट दीज ए एंड बी। सी और डी इंक्लूड, सी डी ई इंक्लूड नहीं होंगे। जो आपका डी, सॉरी, हाँ, जो मतलब इस तरीके से ये सी है और ये डी है, सॉरी ये डी है ये सी है, तो जो सी का जो आपका क्लॉज है उसमें डिफाइंड है कि ये और ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ओवरऑल इसका ये कॉन्सेप्ट था। अब हम आते हैं डिटेल्स इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, थोड़ा बाद में बताऊंगी आपको, पहले मैं आपको बता दूं कंडीशंस। कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस, अब आपकी XYZ कंपनी है, आपने ये सोचा कि मुझे ये सोप लाना है, बट उसकी कंडीशंस क्या होंगी, तो ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, आप खुद सोचो कि यू आर अ कंपनी XYZ लिमिटेड, ओके। तो मुझे इसोप लाना है। अब मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक, एओ में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से मैं ऑथराइज्ड हूँ, उसमें कहीं कोई ऐसा क्लॉज नहीं होना चाहिए कि मैं इसोप नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। सेकंड, अब मेरे आर्टिकल्स में तो परमिशन दे दी। सेकंड, मुझे क्या लेना है, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना है, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना है बाय वे ऑफ एसआर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊंगी जिस तरीके से आपको ये याद रहेगा कि हमें कैसे कैसे याद रखना है, एसआर किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा, ठीक है। फिर इन केस ऑफ एम्प्लॉयज बीइंग ऑफर्ड मोर देन 1% शेयर्स ऑफ इसोप, सेपरेट एसआर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल सच एम्प्लॉयज। तो जिन जिन एम्प्लॉयज को आप 1% से ज़्यादा दोगे तो उसमें क्या होगा, आपका सेपरेट एसआर जाएगा, क्योंकि उसमें कंडीशन बढ़ जाएगी ना, आप दे रहे हो 1% से भी ज़्यादा, तो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी मस्ट है। आप उनको इतना फेवर क्यों कर रहे हो, ठीक है, आप उनको इतना फेवर क्यों कर रहे हो, इस चीज़ को बताने के लिए आपको एसआर के थ्रू उनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी पहले। एंड इफ
ये इसी के साथ है। एंड इफ इन केस ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन टू एम्प्लॉयज ऑफ सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी, इसमें ध्यान रखना इसोप में जहाँ जहाँ आएगा उसके साथ आपकी होल्डिंग एंड सब्सिडरी चलेगी। ओके, फिर कंपनी हैज़ फ्रीडम, ये कंडीशन थी पहली। सबसे पहले आप आर्टिकल्स में देखो, आर्टिकल्स का मैं आपको बता रही थी ना कि आपको कैसे समझ में आएगा। आर्टिकल्स क्या होते हैं, अपने अंदर की चीज़ होती है, ठीक है। अब आप कोई लाइफ में डिसीजन ले रहे हो, सिर्फ फॉर एग्जांपल आपको सीएस करनी है, सबसे पहले आप किससे पूछोगे, अपने आप से पूछोगे कि आप करना चाहते हो। तो इट्स लाइक आर्टिकल्स, क्योंकि कंपनी का जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी विद इन होते हैं ना। तो आप पहले अपने आप से पूछोगे कि आप क्या सीएस करना चाहते हो, आपने बोला यस, ठीक है। शेयर होल्डर्स मैं बोलती हूँ कि वो घर वाले होते हैं, ठीक है। जिन जिन लोगों को, मतलब जिन लोगों की आपको अप्रूवल की ज़रूरत होती है इन बिग डिसीजंस, यू नो। सो सबसे पहले आपने आर्टिकल से पूछा, आपका आंसर यस आया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने घर वाले आते हैं कि उनका अप्रूवल लिया जाएगा, एसआर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ याद हो सकती है। मैंने अपने टाइम पे ऐसी की थी, इसलिए मुझे अभी तक ऐसे याद है। नेक्स्ट कंडीशन है कंपनी हैज अ फ्रीडम टू स्पेसिफाई लॉक इन पीरियड। अब लॉक इन पीरियड क्या होता है, देखो इस चीज को समझो। आप शेयर्स दे रहे हो थ्रू स्कीम, ठीक है, आप इस सोप के थ्रू शेयर्स दे रहे हो, ठीक है। ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से प्रिविलेज हम कह सकते हैं, ठीक है, टू दी शेयर होल्डर्स। इसमें लॉक इन पीरियड लगाया जाता है कि आपने किसी को फेवर दिया और उसने बैकआउट कर लिया, यू नो, मतलब फेवर, आपका पर्पस क्या है इसमें, आपका पर्पस है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो रिटेन करें, वो मोटिवेटेड रहें, ठीक है। बट इसमें लॉक इन पीरियड क्यों लगाया जाता है, आपने जरा सा फेवर दिया किसी काम को करने के लिए, मतलब नॉर्मली भी अगर हम देखते हैं अपनी फैमिलीज में या रिश्तेदारों में, आपने किसी को XYZ को आपने फेवर किया, तो आपकी एक्सपेक्टेशन उससे होगी रिटर्न बैक होगा, ठीक है। बट इसमें क्या किया, फटाफट आपने शेयर्स दिए और आपने बाहर, उसने अपना शेयर्स लिए और उसने बैकआउट कर दिया, उसने एम्प्लॉय से वो कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिए शेयर से, जो भी है, पहले उसने खुद किया, शेयर तो ट्रांसफरेबल है, तो उसने कर दिया। तो इसलिए लॉक इन पीरियड होता है कि आप उस पर्टिकुलर पीरियड में, फॉर एग्जांपल 2015 में आपने शेयर्स दिए एज अंडर इसो, ठीक है, आपने लगा दिया 3 साल का लॉक इन पीरियड। तो इस टाइम तक ना वो शेयर्स का कुछ नहीं कर सकता, उसका मतलब होता है लॉक कर दिए हैं, ठीक है, ना तो वो ट्रांसफर हो सकते, ना कुछ हो सकता। तो एक तरीके से वो लॉक इन पीरियड में हो गए। तो वो कंपनी का अपना फ्रीडम है, पहले सेबी के अकॉर्डिंग ये डिफाइन होता था। बट आपकी अनलिस्टेड कंपनी है और आप कंपनी के रूल से चल रहे हो, तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, आपको फ्रीडम है कि आप कितना भी कर सकते हो। मिनिमम 1 ईयर वेस्टिंग पीरियड। अब वेस्टिंग पीरियड से पहले आप ये देखो कि आपका ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ग्रांटिंग ऑफ हिसोप। ग्रांटिंग ऑफ हिसोप का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स ग्रांटेड। मैंने ये बोला कि मुझे 10,000 शेयर्स जो हैं वो इसोप के अंडर देने हैं, तो मैंने ग्रांट कर दिए। वेस्टिंग का मतलब होता है प्रोसेस स्टार्ट कर दिया उनको देने का, यू नो, अलॉटमेंट होगा, सब होगा, जैसे एक नॉर्मली प्रोसेस होता है, शेयर्स होते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए अलॉटमेंट दी जाती है, ये सब होता है। तो वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर एक्सरसाइजिंग ऑफ इसोप मतलब कन्वर्जन ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड टू वेयर एम्प्लॉयज रिसीव शेयर्स। अब मैंने ओपनली ये ऑप्शन जो है ना, मैंने ओपन दिया, मेरे 100,000 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से किसी ने ग्रांट किया होगा ना, ये कोई ज़बरदस्ती तो चल नहीं रही, इज़ नॉट मैंडेटरी टू ऑल। आप ले सकते हो, आप दे सकते हो, इट्स अ ऑप्शन। ऑप्शन क्या, आपकी मर्जी है। तो उसमें से फॉर एग्जांपल 5,000 जो शेयर होल्डर, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने अवेल कर लिया। तो जब आपने ग्रांट किया तब आपका ग्रांटिंग में सोप हो गया। वेस्टिंग, जब आपने, ये आपको नंबर मिल गया और आपने इसका आगे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, लाइक अलॉटमेंट हुई, फिर उनका पैसा आया, फिर सब कुछ मेंटेन हुआ। और एक्सरसाइजिंग लास्ट स्टेप होगा जब आपका जो वो ऑप्शन है वो चेंज होके आपको शेयर्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो मतलब ये लास्ट है ऑफ इसोप।
नो राइट ऑफ डिविडेंड और वोटिंग टिल एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, जब तक ये लास्ट स्टेप, ये आपका लास्ट स्टेप होता है एक्सरसाइजिंग ऑफ इसोप, तो जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपको कोई राइट नहीं मिलेगा डिविडेंड का या वोटिंग का। ठीक है। ऑप्शन इज नॉट ट्रांसफरेबल टू एनी अदर पर्सन। अगर आप ऑप्शन आज मैं ग्रांट कर दूँ और फिर उसके बाद मैं बोल दूँ कि आप ट्रांसफर कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप ट्रांसफरेबल नहीं है, हैंस कैन नॉट एक्सरसाइज ऑल्सो बाय अनदर पर्सन। ऑब्वियसली जब हम ट्रांसफर ही नहीं कर सकते तो एक्सरसाइज होना तो बहुत दूर की बात है। इसोप कैन नॉट बी प्लेज्ड, हाइपोथेकेट और मॉर्टगेज। ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को एज अ सिक्योरिटी कर दूँ, ठीक है, और इस पे चार्ज लगा दूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि शेयर्स पे चार्ज लगता है, बट इस कंडीशन में नहीं लगता। अभी हमारा जो लास्ट है वो बचा है, ये है डिटेल्स इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। देखो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कहाँ होती है। हमने बोला था कि एओए से होना चाहिए, आपने अपने आप से पूछ लिया, अपने आप से पूछ लिया आपने, और फिर आपने क्या करा, एसआर पास कर दिया, तो आपने घर वालों से भी पूछ लिया। अब ये दोनों चीज़ें हो गई, लेकिन एसआर की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, एक तो एमजीटी 14 जाता है, ठीक है, आरओसी को फाइल होता है विद इन 30 डेज, एंड सेकंड इसमें क्या होता है, आपकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है जो सेक्शन 102 के हिसाब से होती है। ठीक है, तो इसमें आपकी कुछ कंडीशंस हैं। देखो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होती है कि जब आप जैसे अपने घर में कोई परमिशन लेना चाह रहे हो किसी चीज़ के लिए कि मैं सीएस करना चाहता हूँ या मैं सीएस करना चाहती हूँ, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऐसा समझो, सीएस करना चाहते हो, ठीक है, आपने अपने आप से पूछा, ठीक है, लेकिन घर वालों को तो नहीं पता ना कि व्हाट इज सीएस, तो विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स कि क्या कितने टाइम का कोर्स होता है, क्या लेवल्स होते हैं, क्या फी स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें आप समझाओगे। तो जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जाती है अंडर वन सेक्शन 102। ठीक है, तो अब हम इसोप की बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक ऑप्शंस टू बी ग्रांटेड, स्टॉक ऑप्शंस टू बी ग्रांटेड, कितने आप दोगे, मतलब इसोप है एक ऑप्शन है तो आप कितने बार दोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक ऑप्शंस टू बी ग्रांटेड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन इसोप, क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज किस क्लास के एम्प्लॉयज हैं वो, और उनकी आइडेंटिफिकेशन देनी है। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेस्टिंग पीरियड एंड सॉरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेस्टिंग एंड पीरियड ऑफ वेस्टिंग। हाँ, रिक्वायरमेंट्स क्या है वेस्टिंग की और कितने टाइम में, मैंने बोला ना कि मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए, ये तो कम से कम 1 साल होना चाहिए, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो उसके लिए उसने बोला है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है और पीरियड क्या है। अप्रेजल प्रोसेस फॉर डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज टू इसोप। अब इसोप आप उन ऑब्वियसली उन एम्प्लॉयज को देना चाहोगे ना जिनको आप रिटेन करना चाहते हो, ऐसा तो नहीं है किसी को भी दे दोगे। तो वही उसने बोला है, अप्रेजल प्रोसेस उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उसको दोगे। द मैक्सिमम पीरियड विद इन विच द ऑप्शन शैल बी वेस्टेड, वही पीरियड की बात हो रही है, मैक्सिमम मिनिमम पीरियड कितना होना चाहिए। द एक्साइज प्राइस और द फॉर्मूला फॉर अराइविंग एट द सेम lock-in period if any, the maximum number of options to be granted per employees and in aggregate, कितने ऑप्शंस देने हैं और किस हिसाब से देने हैं। अब इसमें एक चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि इसोप अगर आप करते हो तो आप फ्यूचर डेट के लिए करते हो और प्री डिटरमाइंड प्राइस के लिए करते हो। इसका क्या मतलब होता है, सॉरी प्राइस, मैंने आपको बताया था नीचे, जैसे आप यहाँ पे 2015 में कर रहे हो, आपकी जो प्राइस है ना वो तभी फिक्स हो जाएगी, ठीक है, तभी फिक्स हो जाएगी ये जो प्राइस है, बट फ्यूचर में होगा क्योंकि आपने इसको एक्सरसाइज करा है इस दिन, तो आपको आज मिल रहा है प्री डिटरमाइंड प्राइस पे बट फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो आप बोलोगे कि जब आज सपोज 50 रुपीज़ का, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, बेग एग्जाम्पल की 50 रुपीज़ का मैं दे दूँ आज, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल 3 इयर्स में उसकी 100 प्राइस हो गई या कुछ हो गया, तो मुझे तो लॉस है, नहीं है लॉस। वो लॉस इसीलिए नहीं है कि ये जो चीज़ है ना ये बहुत फ्लक्चुएट करती है।
इसमें कुछ नहीं कह सकते, बट आपको जो अभी एट दैट मोमेंट जो आपको एक्स्ट्रा वो मिल रहा है, प्री डिटरमाइंड प्राइस भी हो सकती है और डिस्काउंटेड प्राइस भी हो सकती है। तो यू नेवर नो, जब एक्सरसाइज होगा और अगर आपको फॉर एग्जांपल ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। फॉर दैट वेरी मोमेंट आपको ये एज अ काइंड ऑफ एक फेवर दिया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि कंपनी आपको रिटेन करना चाह रही है, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा वो लग रहा है तो आप फिर उसके बाद तो आपका ऑप्शन है, इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो इसलिए कहा है कि प्राइस आपकी आज ही डिटरमाइन हो जाएगी रजिस्टर वैल्यूअर से, और जो भी आपके फंक्शंस होते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी लिस्टेड कंपनी है कि अनलिस्टेड कंपनी है। अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है तो यू हैव टू फॉलो द कंपनीज एक्ट, जो कि 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में दिया हुआ है। इसके हिसाब से आपको सारी फॉर्मेलिटीज करनी है। बट इफ यू आर लिस्टेड देन यू हैव टू फॉलो दी सेबी गाइडलाइंस एंड देयर रेगुलेशंस, ठीक है। बट उन दोनों में ही एक चीज सेम रहेगी कि ये जो प्राइस है, ये अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है और आपकी अगर लिस्टेड कंपनी है, अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है तो आप क्या करोगे, कंपनीज एक्ट फॉलो करोगे, और अगर आपकी लिस्टेड है तो सेबी करोगे। बट दोनों में ही जो प्राइस है वो आपकी प्री डिटरमाइंड है। लिस्टेड में आप मतलब मार्केट को देखोगे, सॉरी, लिस्टेड में आप मार्केट को देखोगे, मार्केट अप्स एंड डाउन्स एंड ऑल जो भी शेयर की वैल्यू होती है, और अनलिस्टेड में आप रजिस्टर्ड वैल्यू के थ्रू देखोगे, ठीक है। सो ये आपका पूरा है। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। अच्छा, वन एंड लास्ट थिंग एक रह गई कि इसके रजिस्टर आप कैसे मेंटेन करते हो। तो आपके रजिस्टर, क्योंकि आपको तो रिकॉर्ड रखना है, तो इसोप का भी रजिस्टर जाता है, तो मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर इन SS6, ठीक है, इसके जो रजिस्टर होंगे, और ये मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा इसोप था। अभी मैं फटाफट 1 मिनट में आपको बता देती हूँ कि हमने क्या क्या सीखा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि ये जो इसोप है वो सेक्शन, मेरे साथ साथ रिवाइज करोगे, जल्दी रिवाइज होगा, और नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, सॉरी। देखो, इसोप सबसे पहले होता क्या है, इसोप है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। अब कौन से सेक्शन में आता है, तो वो सेक्शन आता है 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, ठीक है। फिर हम करते क्यों हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो कंपनी है वो रिटेन करना चाहती है, मोटिवेट करना चाहती है अपने एम्प्लॉयज़ को। थर्ड, हमने कर दिया एम्प्लॉयज़ होता कौन है, तो एम्प्लॉय जो आपका परमानेंट एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है, चाहे वो होल टाइम हो चाहे वो ना हो होल टाइम डायरेक्टर। थर्डली, किन किन चीज़ों में नहीं होगा, अगर वो प्रमोटर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, चाहे वो उस कंपनी का हो, चाहे सब्सिडरी कंपनी का हो, चाहे होल्डिंग कंपनी का हो, खत्म चीज़। उसके बाद आपका आता है कंडीशंस। क्या है कंडीशंस, पहले आप अपने आप से पूछोगे ऑथराइज्ड हो आर्टिकल से, यस। सेकंड, आप घर वालों से परमिशन लोगे, दैट इज ओनर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो ऐसा परमिशन लोगे। एमजीटी 14 जाएगा, आप उसी को विद इन 30 डेज, साथ में ही आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दोगे जिसमें कि आप बताओगे कि आपका वेस्टिंग पीरियड कितना है, आप कितने ऑप्शंस ग्रांट कर रहे हो, आपका मिनिमम और मैक्सिमम वेस्टिंग पीरियड कितना है, लॉक इन पीरियड अगर कोई है तो, और किन किन लोगों को दे रहे हो और किस बेसिस पे दे रहे हो, उनकी अप्रेजल क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद लॉक इन पीरियड आपका फ्री है, आप कितने भी टाइम तक रख सकते हो। मिनिमम ईयर वेस्टिंग पीरियड का 1 ईयर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो ऑप्शन होता है ये ट्रांसफरेबल नहीं होता, इसलिए ही इसको आप अनदर पर्सन जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, प्लस आप इस पे चार्जेस नहीं लगा सकते हो। तो ये जो पूरा सेक्शन था ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, होप आपको अच्छे से लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा प्रेफरेंशियल इशू, ठीक है। इससे पहले मैंने कंपनी की डिटेल बताई थी कि कंपनी क्या होती है, किस लीगली कैसे होती है, और सेकंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टू गिव एन ओवरव्यू अबाउट द कंपनीज एक्ट एंड कंपनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आप प्लीज़ चेकआउट करिएगा मेरी प्रीवियस वीडियोस
and thank you so much, and subscribe, like, share my video, and if you have any doubts you can put them in comment section, or you can follow me on Legal Brainry Instagram for the legal updates and notes query. So thank you so much.